हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 130 डेली फार्मर एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज़ यूजुअली। तो टैबलेट की हार्डनेस रेंज जो है वो कितनी रहती है? तो इट इज़ यूजुअली 3 to 7 kg। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। हार्डनेस या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो आपकी यूज़ की जाती है टैबलेट्स के लिए। हार्डनेस चेक करने का जो मेन रीज़न रहता है वो आपका, जब भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, स्टोरेज या हैंडलिंग के टाइम पे आपकी टैबलेट उस पर्टिकुलर कंडीशन को कैसे रजिस्ट करती है, कैसे उस कंडीशन को हैंडल करती है, उस चीज़ को चेक करने के लिए आपकी हार्डनेस जो है वो चेक की जाती है। हार्डनेस जो है वो आपका चेक करना एक ऑफिशियल, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल मेथड है एज़ पर द इंडियन फार्माकोपिया। इसके अलावा एक फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, वो आपका ऑफिशियल टेस्ट नहीं होता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, लेकिन हार्डनेस जो है वो आपका ऑफिशियल टेस्ट जो है वो रहता है। हार्डनेस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट आपका रहता है मॉन्सेंटो इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रहता है स्ट्रॉन्ग कोव फाइज़र इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दूसरा आपका रहता है स्ट्रॉन्ग कोव फाइज़र इंस्ट्रूमेंट। तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके हार्डनेस को चेक करने के लिए, टैबलेट की हार्डनेस को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्स वोमिका सीड कंटेन्स। तो नक्स वोमिका सीड क्या कंटेन्स करते हैं? तो यहाँ पे ट्राइकोम्स के रिगार्डिंग दिया गया है। तो किस टाइप के ट्राइकोम्स आपके नक्स वोमिका सीड में प्रेजेंट होते हैं? तो नक्स वोमिका सीड कंटेन्स यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे नक्स वोमिका की बात करूँ तो सबसे पहले इसके सिनोनिम्स के ऊपर बात करते हैं। नक्स वोमिका को क्रोफिग भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीमन स्ट्रिकनी, ठीक है, सीमन स्ट्रिकनी भी इसे कहा जाता है। तो ये डिफरेंट नाम्स हैं आपके नक्स वोमिका के। यहीं पे इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूँ तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका रहता है, इसमें आपके ड्राइड राइप सीड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस प्लांट के? प्लांट इज़ स्ट्रिकनस, ठीक है, प्लांट आपका रहता है स्ट्रिकनस नक्स वोमिका, ठीक है। एंड इसकी फैमिली क्या रहती है? फैमिली इज़ लोगानियासी, फैमिली आपकी रहती है लोगानियासी। यहीं पे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स आपके इसमें अल्कलॉइड भी प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अल्कलॉइड की बात करूं तो अल्कलॉइड इसमें आपका स्ट्रिक्निन प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्कलॉइड स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन, ये दो मेन अल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहीं पे इसमें ग्लाइकोसाइड्स की बात करूं, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्लाइकोसाइड आपका नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। तो ग्लाइकोसाइड आपका प्रेजेंट होता है लोगानिन, ठीक है, लोगानिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोजेनिक एसिड, ठीक है, क्लोरोजेनिक एसिड ये भी आपका ग्लाइकोसाइड होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका के यूजेस की बात करूं तो ये आपका यूज़ किया जाता है एज अ विटर स्टोमैकिक, ठीक है, विटर स्टोमैकिक की तरह यूज़ किया जाता है, एज अ टॉनिक यूज़ किया जाता है, एंड एज एन CNS स्टिमुलेंट की तरह भी इसका यूज़ जो है वो रहता है। तो ये डिफरेंट यूजेस आपके हैं नक्स वोमिका के। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायज़ेपाम इज। डायज़ेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है? आपके काफ़ी सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि ओरिजिनल फॉर्म में भी आपके एक्टिव रहते हैं एंड मेटाबोलाइज होने के बाद जो उनकी मेटाबॉलिक फॉर्म आती है वो मेटाबॉलिक फॉर्म भी उनकी एक्टिव रहती है। तो यहाँ पे डायज़ेपाम के बारे में पूछा गया है। तो डायज़ेपाम की एक्टिव मेटाबोलाइट जो है वो आपका रहता है नोरडायज़ेपाम। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी के ड्रग्स आपके रहते हैं प्रो ड्रग्स। तो प्रो ड्रग्स क्या रहते हैं? इनका जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो आपकी इनएक्टिव होती है, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म इनएक्टिव होती है, लेकिन मेटाबोलाइज होने के बाद में, ठीक है, या फिर जो इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है वो आपका एक्टिव रहता है।
ठीक है, मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव होते हैं, इनिशियली ये इनएक्टिव रहते हैं, तो ये आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो अभी हम कुछ ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं जो कि आपके एक्टिव ड्रग होते हैं एंड उनके मेटाबोलाइट भी एक्टिव रहते हैं। तो इसमें एक ड्रग आपका आता है क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट आपका रहता है ट्राइक्लोरो इथेनॉल। एक्टिव मेटाबोलाइट इज ट्राइक्लोरो इथेनॉल। देन आता है आपका कोडीन, ठीक है, कोडीन। कोडीन आपका ड्रग है, कोडीन एक्टिव ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट आपका रहता है मॉर्फिन। इसके अलावा एक ड्रग आपका रहता है स्पाइरोनोलेक्टोन। स्पाइरोनोलेक्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पाइरोनोलेक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट है कैनरिनॉन। कैनरिनॉन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन। इसके अलावा बात करूं इमिप्रामिन की, सो जो आपका इमिप्रामिन ड्रग है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन, ठीक है, इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन। देन आता है आपका एमीट्रेप्टिलिन। एमीट्रेप्टिलिन, तो एमीट्रिप्टिलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है आपका नॉरट्रिप्टिलिन। नॉरट्रिप्टिलिन। तो ये आपके कुछ डिफरेंट ड्रग्स रहते हैं, एक्टिव ड्रग्स होते हैं, इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स रहते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसमें डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जो आपके डिपिन वाले ड्रग्स आते हैं, डिपिन वाले ड्रग्स वो आपके डाईहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि आपका निफेडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, ठीक है, फेलोडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, इसके अलावा नाइट्रेंडिपिन हो गया, नाइट्रेंडिपिन, निमोडिपिन, ठीक है, लेसिडिपिन। तो जो भी आपके डिपिन वाले ड्रग्स हैं ये आपके डाईहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दो और इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक कैटेगरी आपकी रहती है फिनाइल अल्काइल, फिनाइल अल्काइल अमाइन, ठीक है। इसमें आपका ड्रग आता है विरापामिल, ठीक है, विरापामिल क्या है, इट इज़ अ फिनाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव। दूसरी कैटेगरी एक आपकी रहती है बेंजोथायाजिपिन, ठीक है, दूसरी कैटेगरी है बेंजोथायाजिपिन, ठीक है। इसमें आपका कौन सा ड्रग आता है, सो द ड्रग विल बी डेल्टियाजम। तो ये तीन मेन कैटेगरीज आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में रहती हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो एसाफोइटिडा कहाँ से ऑब्टेन होता है, जियोग्राफिकल सोर्सेस में पूछा गया है, अफगानिस्तान, स्पेन, वर्मा और मलेशिया। तो एसाफोइटिडा यानी कि हींग जो है वो आपका अफगानिस्तान से ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एसाफोइटिडा के सिनोनिम के ऊपर बात करूं तो एक तो इसको हींग कहा जाता है, या फिर इसका अनदर नाम आपका आता है डेविल्स डंग, ठीक है, डेविल्स डंग इसे कहा जाता है। यहीं पे इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो बायोलॉजिकल सोर्स ये आपका एक ओलियोगम रेजिन है, इट इज़ अ ओलियोगम रेजिन, जो कि आपका राइजोम पार्ट से ऑब्टेन होता है, ठीक है, राइजोम्स पार्ट से ऑब्टेन होता है एंड रूट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो राइजोम्स एंड रूट्स के ऊपर इंसीजन लगाई जाती है, वहाँ से आपका ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन होता है। किसकी राइजोम्स एंड रूट्स से ऑब्टेन होता है, सो द सोर्स इज फेरुला, फेरुला फोइटिडा, फेरुला फोइटिडा एंड फेरुला रुब्रिकाउलिस, रुब्रिकाउलिस एंड सेवरल अदर स्पीसीज इसमें आपकी फेरुला की रहती हैं। फैमिली की बात करूं तो फैमिली इसकी रहती है अम्बेलिफेरे, एम्बेलिफेरे इसकी फैमिली रहती है। केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं तो केमिकल कंस्टेंट्स में इसमें आपका रेजिन आ जाता है, जो कि आपका 40 से 65% रेजिन रहता है। गम इसमें 20 से 25% रहता है। वॉलेटाइल ऑयल इसमें 4 से 20% रहता है। एंड इसमें एरा रेजिनोटेनॉल रहता है, एरा रेजिनोटेनॉल इसमें मेन केमिकल कंस्टेंट है, जो कि आपका फ्री या फिर कंबाइंड फॉर्म में रहता है विद फेरुलिक एसिड। इसके अलावा इसमें फेरुलिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड अम्बेलिफेरॉन, अम्बेलिफेरिक एसिड, ठीक है,
अम्बेलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, अम्बेलिक एसिड एंड अम्बेलीफेरॉन। सो ये डिफरेंट इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके यूजेस की बात करूं सो ये एक नेचुरल कार्मिनेटिव है, ठीक है, इट इज़ ए नेचुरल कार्मिनेटिव एज वेल एज इट इज़ यूज्ड एज नर्वाइन स्टिमुलेंट, ठीक है, नर्वाइन स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट यूजेज जो हैं वो इसके रहते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है BEL इज़ यूज्ड अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग। BEL दैट इज़ ब्रिटिश एंटी ल्यूसिसाइड, ठीक है, BEL क्या होता है, इट इज़ ब्रिटिश एंटी ल्यूसिसाइड। तो इसी को जो है वो डाइमर कैप्रोल भी कहा जाता है, डाइमर कैप्रोल या फिर ब्रिटिश एंटी ल्यूसिसाइड। ये आपका किस मेटल पॉइजनिंग में यूज़ होता है, सो इट इज़ यूज इन केस ऑफ मरकरी पॉइजनिंग। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे बात करूँ कॉपर की, सो कॉपर जो है, कॉपर पॉइजनिंग में आपका एंटीडोट यूज़ होता है पेनिसिलामाइन, ठीक है, पेनिसिलामाइन आपका कॉपर पॉइजनिंग में यूज़ होता है। साइनाइड पॉइजनिंग में किसका यूज़ किया जाता है, साइनाइड पॉइजनिंग में आपका सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया जाता है एंड सोडियम नाइट्राइट यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपका इसमें रहता है। आयरन की बात करूँ सो आयरन आपका डेसफेरोक्सामिन, ठीक है, डेसफेरोक्सामिन जो है वो आपका आयरन पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट आपके एंटीडोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी मरकरी जो है वो करेक्ट रहेगा। मरकरी पॉइजनिंग में आपका ब्रिटिश एंटी ल्यूसिसाइड या डाइमर कैप्रोल जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ रोशेल सॉल्ट इज। तो रोशेल सॉल्ट का फार्मूला क्या है, तो द फार्मूला ऑफ रोशेल सॉल्ट इज C4H4O6KNA.4H2O। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा रोशेल सॉल्ट का अगर सिनोनिम के ऊपर बात करूं तो रोशेल सॉल्ट को सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसके ऊपर भी इसका क्वेश्चन बनता है। बाकी फॉर्मूला के ऊपर बना हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें, जैसे कि आपका बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेकिंग सोडा आपका रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आपको याद रखना है, बी से बाइकार्बोनेट, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला आपका रहता है NaHCO3, ये आपका होता है बेकिंग सोडा। इसके अलावा दूसरी सिमिलर टर्म आपकी आती है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉस्टिक सोडा आपका रहता है सोडियम, इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहता है, फॉर्मूला इसका रहता है NaOH, काफ़ी सिंपल है। तीसरा आपका सिमिलर नाम आपका रहता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आपका रहता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला इज Na2CO3। देन एक कंपाउंड आपका रहता है एप्सम सॉल्ट, तो एक कंपाउंड आपका रहता है एप्सम सॉल्ट जो कि आपका रहता है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि आपका रहता है मैग्नीशियम सल्फेट, फार्मूला इसका रहता है MgSO4, ठीक है, ये इसका फार्मूला रहता है। तो ऐसे काफ़ी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके सिनोनिम्स एंड फार्मूलाज जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल इज। तो फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये मैंने काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। दो मिल आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक आपकी होती है वॉल मिल, दूसरी आपकी होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। ये दोनों मिल्स जो हैं वो आपकी इम्पैक्ट एंड एड्रेशन, इन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सिंपल इम्पैक्ट की, सो अलोन इम्पैक्ट पे आपका हैमर मिल जो है, हैमर मिल जो है वो आपका वर्क करता है इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे। अट्रेशन प्रिंसिपल की बात करूँ सो अट्रेशन प्रिंसिपल पे आपका कोलॉइड मिल काम करता है एंड रोलर मिल इसमें काम करता है। सो इसके अलावा कुछ अदर प्रिंसिपल्स इसमें रहते हैं, जैसे कि आपका कटिंग प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, कटिंग प्रिंसिपल पे आपका कटर मिल काम करता है। देन कंप्रेशन मिल हो गया, ठीक है, कंप्रेशन प्रिंसिपल, तो कंप्रेशन प्रिंसिपल पे आपका रोलर मिल काम करता है।
जो कि आपका एट्रिशन पे भी काम करता है, कंप्रेशन प्रिंसिपल, दोनों पे आपका रोलर मिल जो है वो वर्क करता है। सो ये डिफरेंट आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिल्स हैं, इनके प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेटाजोलामाइड इज, तो एसेटाजोलामाइड कौन सा ड्रग है? तो ये एक डायूरेटिक ड्रग है एंड किसी कैटेगरी में आता है? इट कम्स अंडर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कैटेगरी। सो एसेटाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज्ड एज एंटी डायूरेटिक ड्रग, नॉट एंटी डायूरेटिक, इट इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक ड्रग। देन इसके अलावा अगर मैं लूप डायूरेटिक्स की बात करूं, तो लूप डायूरेटिक्स में आपका फ्यूरोसेमाइड आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका फ्यूरोसेमाइड आ जाएगा, ब्यूमेटानाइड आ जाएगा, ब्यूमेटानाइड, टोरासेमाइड आ जाएगा, टोरासेमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके लूप डायूरेटिक्स कैटेगरी में आते हैं। देन बात करूँ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में आपका स्पाइरोनोलेक्टोन आ जाएगा, ठीक है, इसका हमने देखा कैनरिनोन एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। देन एप्लेरिनोन आ जाएगा, एप्लेरिनोन, ये भी आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होता है। एंड स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लेरिनोन ये आपके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। इसके अलावा आपका ट्राईएम्टरीन एंड अमाइलोराइड ये दोनों भी आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। देन बात करूं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की, तो ऑस्मोटिक में आपका मैनिटोल आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। मैनिटोल हो गया, आइसोसोरवाइड हो गया, ठीक है, आइसोसोरवाइड हो गया, या फिर ग्लिसरोल हो गया। तो ये आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स रहते हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 वाइन ग्लास फुल इज, तो 1 वाइन ग्लास फुल जो है वो कितने ml के इक्वल रहता है? सो 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 60 ml। कितना ml होता है? 60 ml इसमें रहता है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब कुछ आपकी हाउस होल्ड मेजर्स हैं एंड उसमें कितने ml रहते हैं, कितने मेट्रिक इक्विवेलेंट के इक्वल रहता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 ड्रॉप के बारे में देखते हैं। तो 1 ड्रॉप जो है वो आपका 0.04 ml के इक्वल रहता है, ठीक है। सो इसके आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें 0.04 ml दिया गया था, कहीं कहीं पे आपको 0.05 मिलेगा एंड किसी MCQ में आपका 0.06 ml भी दिया गया है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो ये आपकी डिफरेंट रेंजेस आप बोल सकते हैं, 0.04 से 0.06 ml जो है वो इसकी रेंज रहती है। देन अगर मैं बात करूँ वन टी स्पून फुल की, ठीक है, इसकी 1 टीस्पून फुल की, सो 1 टीस्पून फुल जो है वो आपका 4 ml के इक्वल रहता है। देन 1 डेजर्ट स्पून फुल की बात करूँ, 1 डेजर्ट स्पून फुल, तो ये आपका 8 ml के इक्वल रहता है। देन आता है आपका टेबल स्पून फुल, तो 1 टेबल स्पून फुल जो है वो आपका 15 ml के इक्वल रहता है। देन आता है 1 टी कप फुल, तो 1 टी कप फुल जो है वो आपका 120 ml के इक्वल रहता है। एंड एक मेज़रमेंट आपकी रहती है टम्बरलर फुल, ठीक है, एक मेज़रमेंट आपकी रहती है टम्बरलर फुल, जो कि आपका 240 ml के इक्वल रहता है। तो ये डिफरेंट आपकी हाउस होल्ड मेथड्स हैं एंड इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा आता है, तो ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।